स्पर्मेटोजेनेसिस के टाइप आपने देख लिए। इसके बाद अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि एक बहुत इंपॉर्टेंट सेल्स होते हैं प्रिकर्सर प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स, प्रिकर्सर प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स, जो कि इन्वॉल्व होते हैं स्पर्म की फॉर्मेशन के लिए। स्पर्म की फॉर्मेशन के लिए ये सेल्स एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम के सेल्स हैं। ये सेल्स क्या करते हैं, इनकॉर्पोरेट होते हैं जेनाइटल रिज ऑफ मेल एम्ब्रियो, मतलब कि जहां पे जेनाइटल रिज बननी होती है वहां पे ये पीसीजी सेल एंटर करते हैं। एंटर करने के बाद वहां पे गोनैड का फॉर्मेशन करते हैं और क्या बना लेते हैं, सेक्स कॉर्ड बनाते हैं। सेक्स कॉर्ड के बाद क्या हो जाएगा कि टेस्टिस बनेगा। टेस्टिस के अंदर बनेगा सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल और सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर बनते हैं स्पर्म। तो स्पर्म सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल एपिथेलियल सेल्स में डिफरेंशिएट होता है और सर्टोली सेल्स में। तो आगे चल के यही जो सेल्स हैं वो स्पर्म का फॉर्मेशन करते हैं। तो स्पर्म का फॉर्मेशन होता कहाँ है, टेस्टिस के अंदर सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर स्पर्म की फॉर्मेशन होती है। अब और स्पर्म की फॉर्मेशन प्यूबर्टी में स्टार्ट होती है और ऐसा देखा गया है कि ये रेगुलेटेड कैसे रहती है, मतलब कि जब प्यूबर्टी होती है उस समय स्टार्ट होती है तो उससे पहले कैसे रेगुलेट की जाती है। तो एक फैक्टर होता है BMP 8B, बोन मॉर्फोजेनेटिक फैक्टर होता है। अभी जब आगे आप डेवलपमेंटल बायोलॉजी पढ़ते जाएंगे तो आपको वहां पे BMP के बारे में बताएंगे, सिग्नलिंग होती है किस तरह से चलती है। और तो ये एक फैक्टर है, आप इसको मान लीजिए एक फैक्टर है जो कि क्या करता है कि अभी तक रोक के रखता है और इसके बाद फिर इसी के थ्रू रेगुलेशन होता है कि कब स्पर्मेटोजेनेसिस होगा और कब नहीं होगा। अब इसके बाद स्पर्मेटोजेनेसिस की अगर हम लोग बात करें तो स्पर्मेटोजेनेसिस में दो चीजें यहाँ पे आप देख सकते हैं। एक तो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड। अब एक प्रोसेस होता है स्पर्म बनाना। स्पर्म बनाने के लिए क्या है कि सबसे पहला प्रोसेस होता है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड। स्पर्मेटिड क्या होता है, स्पर्मेटिड एक हैप्लॉइड मतलब आपको पता है स्पर्म क्या होती है, n नंबर होता है। हैप्लॉइड अनफ्लैजिलेटेड, स्पर्म के पास तो स्पर्म का स्ट्रक्चर आपने देखा है कुछ इस तरह का होता है, तो उसके पास तो फ्लैजिला होता है, तो इसीलिए मोटेलिटी शो करता है। लेकिन जो स्पर्मेटिड है वो मोटाइल नहीं होता, अनफ्लैजिलेटेड राउंड सेल। जबकि आप स्पर्म को देख रहे हैं ये कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर है और जो स्पर्मेटिड है वो राउंड सेल होती है। फ्रॉम पीसीजी सेल्स मींस कि प्राइमोर्डियल जर्म सेल से स्पर्मेटिड तक बनाना, ठीक है। स्पर्मेटिड अभी स्पर्म नहीं है, स्पर्मेटिड तक बनाने के प्रोसेस को कहा जाता है स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या कहा जाता है, स्पर्मेटोजेनेसिस। और अब इस स्पर्मेटिड से क्या बनाना, स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटोजोआ को हम लोग क्या कह सकते हैं, स्पर्म। इसको बनाने के प्रोसेस को कहा जाता है स्पर्मियोजेनेसिस और स्पर्मेटोलियोसिस। ठीक है, आपको एकदम अच्छे से याद करना है कि अगर स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन हो रहा है तो स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस। और स्पर्म तक बनने के लिए मतलब स्पर्मेटिड को स्पर्म तक चेंज होने वाले प्रोसेस को, मतलब स्पर्मेटिड से स्पर्म तक बनने के प्रोसेस को बोला जाता है स्पर्मियोजेनेसिस और स्पर्मेटोलियोसिस। ठीक है, तो एक तरीके से दो फेजेस होते हैं। एक फेज में क्या होता है कि प्राइमोर्डियल जर्म सेल से स्पर्मेटिड बनाया जाता है। स्पर्मेटिड अभी स्पर्म की तरह नहीं है क्योंकि हैप्लॉइड तो है, जेनेटिकली तो हैप्लॉइड है, लेकिन अभी ये फंक्शनली भी हैप्लॉइड नहीं होता है, अभी हम आगे बताएंगे। और ये अनफ्लैजिलेटेड है, मोटिलिटी नहीं है इसके अंदर, राउंड सेल है, जबकि स्पर्म भी राउंड सेल नहीं होती है। तो स्पर्मेटिड बनना, इस प्रोसेस को बोला जाता है स्पर्मेटोजेनेसिस। और स्पर्मेटिड से स्पर्म का फॉर्मेशन, स्पर्मेटिड में कुछ चेंजेस किए जाते हैं जिससे स्पर्म बनती है, उस प्रोसेस को बोला जाता है स्पर्मियोजेनेसिस और स्पर्मेटोलियोसिस। ठीक है, तो ये प्रोसेस यहाँ पे होता है। अब इसके बाद अगर हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस की बात करें तो स्पर्मेटोजेनेसिस में यहाँ पे क्या क्या चीजें होती हैं। एक माइटोटिक मल्टीप्लिकेशन फेज होता है, अभी हम आगे आपको स्ट्रक्चर से समझाएंगे। ठीक है, एक ग्रोथ फेज होता है और एक मैचुरेशन फेज होता है जिसको हम लोग मियोसिस फेज कहते हैं। क्योंकि जो
प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स होती हैं, ये क्योंकि जाइगोट से आ रही है ना, तो ये होती है 2n नंबर प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स। अब देखिए कभी कभी क्या होता है, ऐसा क्वेश्चन आता है कि अभी हम आगे बताएंगे कि जर्म सेल्स बनने में भी कहां पे माइटोसिस होता है और कहां पे मियोसिस होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स क्या होती है, एक्चुअली में आप नाम देखिए प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स, आप नाम से समझेंगे कि जर्म सेल्स है तो n नंबर होगा, लेकिन नहीं, जर्म सेल्स है लेकिन क्या है, ये 2n नंबर है। ये एंट्री लेती हैं स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस में और स्पर्मेटिड को बनाती हैं, ये हो जाता है n नंबर। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस में माइटोटिक मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज, मैच्योरेशन फेज और मियोसिस का फेज होता है। अब इसके बाद दूसरा जो प्रोसेस है जिसमें स्पर्मेटिड से स्पर्म की फॉर्मेशन हो रही है, उस प्रोसेस को बोला जाता है स्पर्मियोजेनेसिस और स्पर्मेटोलियोसिस। ये आपको टर्मिनोलॉजीज याद करनी पड़ेंगी। अब हम लोग इसके स्ट्रक्चर की बात करें। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये क्या है कि टेस्टिस का स्ट्रक्चर है। इस टेस्टिस के स्ट्रक्चर में ये सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल है। इस सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल का टीएस है ना, ट्रांसवर्स सेक्शन, ये कटा के अंदर के स्ट्रक्चर को हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक लंबी लंबी सेल्स दिख रही है, ये है सर्टोली सेल्स। ये सर्टोली सेल्स बेसिकली क्या करती हैं, सर्टोली सेल्स क्या करती है, स्पर्म को नरिशमेंट प्रोवाइड करती है, स्पर्म को नरिशमेंट, कि जब सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल में ये स्पर्म की फॉर्मेशन हो गई तो इसके बाद क्या होगा कि ये स्पर्म को नरिशमेंट कहां से मिलेगा, इन सर्टोली सेल से मिलता है। इसके बाद यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट दिया हुआ है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट दिया, तो मतलब आप यहाँ पे एक बेसमेंट मेम्ब्रेन दिख रही है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है। इस बेसमेंट मेम्ब्रेन के बाद यहाँ पे देखेंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है और इसके बाद यहाँ पे ये स्पर्मेटिड बन रहे हैं। यहाँ पे गोल गोल आप देख पा रहे हैं, ये स्पर्मेटिड है। तो यही स्पर्मेटिड आगे चल के स्पर्म बनाते हैं, जिस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस। और यहाँ पे कुछ कुछ आप देखते हैं सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच बीच में लेडिंग सेल्स होते हैं। लेडिंग सेल्स को इंटरस्टिशियल सेल्स बोलते हैं। ये आगे चल के टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोजेनिन हार्मोन्स को सिक्रीट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल्स में स्पर्म बन रही है। कलेक्टिंग डक्ट्स पाए जाते हैं, उनमें स्पर्म को कलेक्ट किया जाता है और इपिडिडाइमिस के थ्रू वसा डिफरेंस या स्पर्म डक्ट के थ्रू रिलीज किया जाता है स्पर्म को। ठीक, तो ये पूरा इसका स्ट्रक्चर है। अब ये जो स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं, इसका हम लोग अभी इनलार्ज व्यू करके देखेंगे कि इसकी ये कैसे स्पर्म का फॉर्मेशन करता है। इस व्यू को हम लोग आगे देखने वाले हैं। अब यहाँ पे आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे क्या है कि सेम अभी जो हमने आपको बताया कि यहाँ पे देखिए ये सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल है, सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल को कट किया गया, इसका ये व्यू हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। अब इसके इस व्यू में देखिए तो सबसे पहले यहाँ पे टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया, मतलब यहाँ पे आप देख रहे हैं टाइप A1 स्पर्मेटोगोनिया, टाइप A2 स्पर्मेटोगोनिया। सबसे पहले प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स जो कि बेसलाइन मेम्ब्रेन होती है, इस बेसलाइन मेम्ब्रेन से सबसे पहले अटैच्ड होते हैं टाइप A स्पर्मेटोगोनिया। टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया एक्चुअली में मतलब ये अभी कमिटेड सेल्स नहीं है कि ये स्पर्म बना देंगे, समझ रहे हैं। सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल में जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है, बेसमेंट मेम्ब्रेन्स में ही जो सेल्स होते हैं वही आगे चल के स्पर्म की फॉर्मेशन करते हैं। लेकिन इसमें जो पहली सेल्स है टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया, जो टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया होता है, ये कोई भी, या इसको प्राइमरी स्पर्मेटोगोनिया भी बोलते हैं, टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया या प्राइमरी स्पर्मेटोगोनिया, प्राइमरी स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है, अब एक चीज हम आपको क्लियर कर दें, स्पर्मेटोगोनिया का मतलब क्या होता है, गोनिया का मतलब सैक लाइक स्ट्रक्चर, सैक लाइक स्ट्रक्चर। अगर साइट की बात करते हैं तो साइट का मतलब होता है सेल लाइक स्ट्रक्चर। और कभी कभी जोआ आप सुनते हैं, इसका मतलब क्या होता है कि मीन्स की जिनमें मोटेलिटी हो, है ना, मोटेलिटी वाली सेल्स। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पहले क्या है प्राइमरी स्पर्मेटोगोनिया। प्राइमरी स्पर्मेटोगोनिया में माइटोटिक डिवीजन, माइटोटिक डिवीजन। अब आपको यहाँ पे पहले तो थोड़ा सा डिवीजन के बारे में पता होना चाहिए।
जैसे दो डिवीजन, आपको सेल डिवीजन में दो डिवीजन होते हैं, एक माइटोटिक और मियोसिस। माइटोटिक डिवीजन कैसा डिवीजन होता है? इक्वेशनल डिवीजन होता है। इक्वेशनल डिवीजन का मतलब क्या है कि अगर 2n सेल है तो वो क्या करेगी, जो सेल बनाएगी डॉटर सेल्स, वो 2n नंबर की ही होगी। तो ये होता है माइटोटिक डिवीजन। क्योंकि सेम तरह के सेल्स बना रहे हैं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वेशनल डिवीजन। लेकिन अगर हम लोग मियोसिस की बात करते हैं तो यहाँ पे 2n अल्टीमेटली जाके 4 सेल्स बनाती है जाके, है ना, n नंबर की। तो ये होता है रिडक्शनल डिवीजन। ठीक है, ये होता है रिडक्शनल डिवीजन। और मियोसिस में मियोसिस फर्स्ट होता है और मियोसिस सेकंड होता है। सब आप लोगों ने पढ़ा है। अब यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो स्पर्मेटोगोनिया है, प्राइमरी स्पर्मेटोगोनिया जिसको A1 स्पर्मेटोगोनिया कहा जाता है, ये स्पर्मेटोगोनिया क्या करते हैं, इनमें डिवीजन होती है माइटोटिक। माइटोटिक डिवीजन है और आपको पता है कि माइटोटिक डिवीजन कैसे सेल्स में होता है, सोमैटिक सेल्स में होता है। और मियोटिक डिवीजन किस में होता है, जर्म सेल्स में होता है। तो अभी देखिए प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स से स्पर्मेटोगोनिया जो बन रहे हैं वो 2n नंबर है और इनमें हो रहा है माइटोटिक डिवीजन। तो मतलब कि सिमिलर टाइप की ये सेल्स बना रहे हैं, मतलब कि इक्वेशनल डिवीजन है तो सिमिलर टाइप का सेल्स बन रहा है। तो ये जो टाइप A है, टाइप A से A2 बनेगा। सपोज कि ऐसा मान लेते A से A1, A2, A3, इनमें कोई चेंजेस नहीं, सभी क्या है 2n नंबर है। एक से दूसरा मतलब अपने आप को एक तरीके से सेल्फ रिन्यू कर रहे हैं। सेल्स क्या कर रहे हैं, अपने आप को सेल्फ रिन्यू, और रिन्यू करने के बाद यहीं पे है, यहीं पे अरेंज है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं A2 स्पर्मेटोगोनिया यहाँ पे ये है और A1 स्पर्मेटोगोनिया यहाँ पे ये है। तो मीन्स क्या, ये अपने आप को सेल्फ रिन्यू कर रहे हैं माइटोटिक डिवीजन के थ्रू। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि प्राइमरी स्पर्मेटोगोनिया जस्ट लाइक अ स्टेम सेल्स, जैसे स्टेम सेल्स अपने आप को सेल्फ रिन्यू कर सकते हैं, उसी तरीके से प्राइमरी स्पर्मेटोगोनिया भी अपने आप को कर सकते हैं। प्राइमरी स्पर्मेटोगोनिया भी अपने आप को सेल्फ रिन्यू कर सकते हैं। बात करते हैं कि प्राइमरी स्पर्मेटोगोनिया के बाद टाइप B स्पर्मेटोगोनिया, या जिसको हम लोग दूसरी लैंग्वेज में सेकेंडरी स्पर्मेटोगोनिया भी कहते हैं, ये भी माइटोटिक डिवीजन के बाद बनते हैं। और माइटोटिक डिवीजन बनने के बाद अब इसके बाद बनते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्या बनते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब जब प्राइमरी स्पर्मेटोगोनिया से सेकेंडरी स्पर्मेटोगोनिया में चेंज हो जाता है तो इसके बाद अब स्पर्म की फॉर्मेशन शुरू हो जाती है। ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोगोनिया है जब सेकेंडरी स्पर्मेटोगोनिया में चेंज हो जाता है तो माइटोटिक डिवीजन के थ्रू ही होता है। माइटोटिक डिवीजन से ही सेकेंडरी स्पर्मेटोगोनिया में चेंज होता है। और सेकेंडरी स्पर्मेटोगोनिया या टाइप B स्पर्मेटोगोनिया जो होता है वो क्या होता है, फर्स्ट कमिटेड सेल होती है। अब इसको स्पर्म बनाना ही बनाना है। अगर प्राइमरी स्पर्मेटोगोनिया में रहेगा तब तक जरूरी नहीं कि स्पर्म बने, मतलब कि ऐसा बिल्कुल कमिटेड रोल नहीं है। लेकिन जैसे ही ये सेकेंडरी स्पर्मेटोगोनिया में चेंज होता है वैसे ही ये क्या हो जाती है, फर्स्ट कमिटेड सेल है जिसको स्पर्म की फॉर्मेशन करनी ही करनी है। और अब सेकेंडरी स्पर्मेटोगोनिया चेंज होता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में अब देखिए पहले क्या हुआ, प्राइमरी स्पर्मेटोगोनिया बना, प्राइमरी स्पर्मेटोगोनिया के बाद सेकेंडरी स्पर्मेटोगोनिया बना। अब गोनिया स्ट्रक्चर, जैसे कि हमने गोनिया नाम ले रहे तो मीन्स क्या समझिए कि सैक लाइक स्ट्रक्चर। इसके बाद जो सेकेंडरी स्पर्मेटोगोनिया है वो फर्स्ट कमिटेड सेल है स्पर्म बनाने के लिए। अब सेकेंडरी स्पर्मेटोगोनिया चेंज होती है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में। किसमें चेंज होती है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में। देखिए ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब ये क्वेश्चन उठता है कि सेकेंडरी स्पर्मेटोगोनिया से प्राइमरी सेकेंडरी स्पर्मेटोगोनिया से, ठीक है, स्पर्मेटोगोनिया से साइट में चेंज होना है, किस, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में। तो ये चीज कैसे पॉसिबल होती है, इसके लिए एक फैक्टर होता है, उस फैक्टर का नाम होता है GDNF फैक्टर। GDNF फैक्टर का नाम क्या है, ग्लायल सेल लाइन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉफिक ग्रोथ। ये फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है कि स्पर्मेटोगोनिया चेंज होगा स्पर्मेटोसाइट में जब GDNF की कॉन्सेंट्रेशन अगर हाई है, ठीक है, तो सेल स्पर्मेटोगोनिया के ही फॉर्म में रहेंगी। GDNF की कॉन्सेंट्रेशन अगर हाई है तो सेल सेकेंडरी स्पर्मेटोगोनिया के फॉर्म में ही रहेंगी।
जैसे ही GDNF का कॉन्सेंट्रेशन लो होता है तो जो सेकेंडरी स्पर्मेटोगोनिया है वो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना लेंगी। क्या बना लेंगी? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, ये क्लियर हुआ कि GDNF का कॉन्सेंट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर GDNF का कॉन्सेंट्रेशन हाई रहेगा तो सेल एज इट इज प्राइमरी सेकेंडरी स्पर्मेटोगोनिया के फॉर्म में ही रहेंगी। ठीक है, यहाँ पे आप गोनिया देख पा रहे हैं, ये गोनिया के ही फॉर्म में रहेंगी। लेकिन जैसे ही GDNF का कॉन्सेंट्रेशन लो होगा तो सेल गोनिया से साइट में चेंज हो जाएंगी। किसमें? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में चेंज हो जाएंगी। अब इसके बाद प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट डेवलपमेंट होती है, ग्रोथ होता है, तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनता है। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन होता है। अब ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पे स्पर्मेटिड इस तरह से बना हुआ है और बाद में यही स्पर्मेटिड आगे चल के स्पर्म का फॉर्मेशन कर लेता है। यहाँ पे जब स्पर्म की फॉर्मेशन हो जाती है तो स्पर्म में एक एक्रोसोम स्ट्रक्चर होता है, एक न्यूक्लियस पाया जाता है, एक सेंट्रियोल होता है जो कि हेड पार्ट में पाया जाता है। इसके बाद एक नेक पार्ट होता है जहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह पाए जाते हैं। ये क्यों यहाँ पाए जाते हैं हम अभी आगे बताएंगे। और एक टेल पाया जाता है जिसको फ्लैजिला बोलते हैं। हमने देखा सबसे पहले क्या हो रहा है, सबसे पहले प्राइमरी स्पर्मेटोगोनिया ऑलरेडी बेसमेंट मेम्ब्रेन में थे। वो प्राइमरी स्पर्मेटोगोनिया के पास सेल्फ रिन्यूअल कैपेसिटी है, अभी वो स्पर्म कमिटेड सेल नहीं है और ये क्या होते हैं, अब स्टेम सेल्स की तरह काम करते हैं। और जब जैसे ही ये सेकेंडरी स्पर्मेटोगोनिया में चेंज होते हैं तो ये फर्स्ट कमिटेड सेल हो जाते हैं। स्पर्म बनाना ही बनाना है अब इनको सेकेंडरी स्पर्मेटोगोनिया। सेकेंडरी स्पर्मेटोगोनिया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में चेंज होते हैं। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में चेंज होने के लिए GDNF फैक्टर लो हो जाता है। स्पर्मेटोगोनिया से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में GDNF फैक्टर जैसे ही लो होगा तो सेकेंडरी स्पर्मेटोगोनिया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में चेंज हो जाएंगे। फिर ग्रोथ होगी, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा, इसके बाद स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। और जब ये स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन हो जाएगा तो आगे चल के स्पर्मियोजेनेसिस का प्रोसेस होके स्पर्म की फॉर्मेशन होगी। तो ये वाला प्रोसेस पूरा क्या है, इस स्पर्मेटिड तक बनने का, स्पर्मेटोजेनेसिस, जैसे हमने अभी आपको बताया। अब इसके बाद यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। द माइटोटिक मल्टीप्लिकेशन फेज में क्या हो रहा है, स्पर्मेटोगोनिया जो स्टेम सेल्स की तरह काम करें, मींस की जो प्राइमरी स्पर्मेटोगोनिया है स्पर्म मदर सेल्स की तरह काम करती हैं, वो टाइप ए और टाइप बी हो सकती है। समझ में आ रही बात कि जो प्राइमरी स्पर्मेटोगोनिया है वही काम करती हैं आगे चल के स्पर्म बनाने का, तो उनको हम लोग स्पर्म मदर सेल्स कहते हैं। और ये सेल्स बनती कैसे, ये सेल्स अल्टीमेटली बेसमेंट मेम्ब्रेन से जो कि प्राइमोडियल जर्म सेल से जो सेल्स आई थी उनसे बन रहा है स्पर्मेटोगोनिया। और स्पर्मेटोगोनिया ही स्पर्म बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, तो उनको बोला जाता है स्पर्म मदर सेल्स। इनके कई टाइप होते हैं, टाइप ए और टाइप बी। और ये जो टाइप ए वाले हैं ये सेल्फ रिन्यू हो सकते हैं, जैसा हमने प्राइमरी स्पर्मेटोगोनिया में बताया कि इनमें क्या होती है, सेल्फ रिन्यूअल कैपेसिटी होती है, इसलिए इनको हम लोग स्टेम लाइक सेल्स भी कहते हैं। फिर इनमें ग्रोथ फेज होता है, मतलब जब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में क्या होता है, ग्रोथ फेज हो जाता है, सेल सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में जाती है। और मैच्योरेशन फेज में क्या होता है कि अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि यहाँ तक आप देख पा रहे हैं कि पहले प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से जब प्राइमरी स्पर्मेटोगोनिया से सेकेंडरी स्पर्मेटोगोनिया तक माइटोसिस, सेकेंडरी स्पर्मेटोगोनिया से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट तक क्या हो रहा है, माइटोसिस हो रहा है। लेकिन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट एंटर करता है मियोसिस में और इसके बाद जाके वो स्पर्मेटिड बनाता है। तो वो कैसे बनाता है वो आप लोग यहाँ पे इसको देख सकते हैं। देखिए जैसे कि मान लीजिए सबसे पहले यहाँ पे ये सेल्स दी हुई हैं, माइटोसिस हो रहा है, माइटोसिस स्पर्मेटोगोनिया है, वही प्राइमरी स्पर्मेटोगोनिया जो कि स्टेम सेल्स की तरह काम करती है। तो माइटोसिस है तो 1 से 2 सेल्स जो कि इक्वेशनल डिवीजन हो रहा है और ये इस तरह से बनाते चले जा रहे हैं ये माइटोसिस डिवीजन के थ्रू। और ये देखिए टाइप बी तक स्पर्मेटोगोनिया बन गए, अभी भी क्या हो रहा है, सब में माइटोसिस हो रहा है। आप ध्यान से देखिए सब में माइटोसिस हो रहा है। इसके बाद अब नेक्स्ट क्या होता है, टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया बन गया, मतलब कि इसको हम लोग सेकेंडरी स्पर्मेटोगोनिया कहेंगे। अब सेकेंडरी स्पर्मेटोगोनिया आपको पता है कि क्या होती है, फर्स्ट कमिटेड सेल होती है स्पर्म बनाने के लिए। क्या हुआ कि अभी भी ये माइटोसिस यहाँ पे हो रहा है और क्या बना रहा है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट एंटर करती है मियोसिस फर्स्ट में, और जब ये मियोसिस फर्स्ट में एंटर करती है तो बनाती है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। तो
आपको याद ये रखना है कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस होता है, क्योंकि आपको पता है जर्म सेल्स में तो मियोसिस ही इंपॉर्टेंट होता है। आप क्योंकि ऐसा क्यों, क्योंकि जर्म सेल्स को n नंबर बनना है, आगे चल के जाइगोट के साथ कंट्रीब्यूशन करना है। तो जब n स्पर्म का और n ओवा का होगा तभी तो जाके जाइगोट 2n नंबर बनेगा। तो इसलिए क्या है कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट एंट्री लेती है मियोसिस फर्स्ट में, और मियोसिस फर्स्ट के बाद मियोसिस सेकंड में एंट्री लेगी, और इस तरह से यहाँ पे स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन हो जाता है। अब इस प्रोसेस को, पूरे प्रोसेस को क्या बोला गया, स्पर्मेटोजेनेसिस। अब स्पर्मेटिड ये बन गए। अब देखिए स्पर्मेटिड की एक बहुत खास बात होती है, स्पर्मेटिड्स आर जेनेटिकली क्या होते हैं, हैप्लॉइड। क्योंकि मियोसिस में क्या होता है, रिडक्शनल डिवीजन। मियोसिस में क्या होता है, रिडक्शनल डिवीजन। तो ये तो श्योर है कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से जब स्पर्मेटिड तक आया तो ये n नंबर हो चुका होगा। आप यहाँ पे देख भी पा रहे हैं ये n नंबर हो। तो स्पर्मेटिड्स आर क्या है, जेनेटिकली हैप्लॉइड है, फंक्शनली ये हैप्लॉइड नहीं है। कैसे ये फंक्शनली हैप्लॉइड नहीं, जैसे कि आप जेनेटिक्स में पढ़ते हैं, आपने ऐसे पढ़ा होगा, ये एक पढ़ते हैं कि एक डोमिनेंट एलील है और एक रिसेसिव एलील है, ठीक है। अब एक ऐसा आप पढ़ते थे तो दोनों ही केस में हमें क्या रिजल्ट मिलता था, दोनों का ही फिनोटाइप तो हमें टॉल ही मिलता था। दोनों का फिनोटाइप हमें टॉल मिलता था, क्यों, क्योंकि भले ही ये हेट्रोजाइगस है लेकिन इस डोमिनेंट एलील अगर एक्सप्रेस हुआ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टॉल हो जाएगा। भले ही ये हेट्रोजाइगस है और इसके पास तो डोमिनेंट एलील है ही, तो ये तो टॉल बनाएगा। तो दोनों ही केस में फिनोटाइप हमें क्या मिल रहा है, टॉल मिल रहा है। तो ऐसे केस में मतलब बना तो एक ही, मान लीजिए ऐसे ही कुछ ऐसा यहाँ पे है, ये जो जब डिवाइड किया तो एक इसमें ये वाला टी था और एक इसमें, एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग ले रहे हैं ये वाला, लेकिन इसमें साइटोप्लाज्मिक ब्रिज बना हुआ है। आप देख पा रहे हैं इसमें बना है साइटोप्लाज्मिक ब्रिज, एक दूसरे से कनेक्ट है। तो ऐसे केस में क्या है कि मान लीजिए इसने टी डोमिनेंट वाला प्रोटीन बनाया, तो ये प्रोटीन इधर भी जा सकता है। भले ये वाली सेल प्रोटीन नहीं बना पा रही है, लेकिन ये प्रोटीन साइटोप्लाज्मिक ब्रिज के थ्रू यहाँ पे जा सकती है। तो इसलिए क्या होता है, स्पर्मेटिड्स आर जेनेटिकली, दोनों के पास क्रोमोसोम नंबर तो हाफ है लेकिन फंक्शनली हाफ नहीं है, मतलब फंक्शनली वो हैप्लॉइड नहीं है, क्योंकि साइटोप्लाज्मिक ब्रिज के थ्रू, देखिए यहाँ पे साइटोप्लाज्मिक ब्रिज के थ्रू ये आपस में कंबाइंड है। सपोज एक सेल कोई पर्टिकुलर प्रोटीन बनाती है और एक सेल नहीं बना पा रही है, तो जो बना रही है वहां से प्रोटीन इस वाले सेल में जा सकता है। तो इसीलिए कहा जाता है स्पर्मेटिड्स आर जेनेटिकली क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं लेकिन फंक्शनली हैप्लॉइड। तो यहाँ तक स्पर्मेटोजेनेसिस हो गया। अब स्पर्मियोजेनेसिस होगा। ये जो स्पर्मेटिड्स बन गए हैं इससे बनेगी स्पर्म। इसमें क्या क्या चीजें होंगी ये हम लोग अभी आगे डिस्कस करेंगे कि स्पर्मियोजेनेसिस में क्या क्या चेंजेस होते हैं जो इस तरह के स्पर्म का स्ट्रक्चर बन जाता है। इस गोल, ये जो गोल स्ट्रक्चर है जो कि अनफ्लैजिलेटेड है, स्पर्मेटिड अनफ्लैजिलेटेड हैप्लॉइड और राउंड शेप स्ट्रक्चर है, उससे इस फॉर्म में कैसे चेंज होता है, उस प्रोसेस को स्पर्मियोजेनेसिस कहा जाता है। वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अब इसके बाद तो हम लोगों ने जो अभी तक पढ़ा है उतने को हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि प्राइमोर्डियल जेनाइटल जो भी जर्म सेल्स होती हैं वो एंटर करती हैं कहाँ पे, सेक्स कॉर्ड में, और वहां पे टेस्टिस का फॉर्मेशन करेंगी, गोनैड्स का फॉर्मेशन करेंगी। उन गोनैड्स से ही आगे चल के क्या बनता है, प्राइमरी स्पर्मेटोगोनिया बना, सेकेंडरी स्पर्मेटोगोनिया बना, फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये डिप्लॉइड नंबर है, ये डिप्लॉइड है, ये भी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में क्या है, डिप्लॉइड है, और ये मियोसिस फर्स्ट में एंटर करता है। फिर बनता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो कि हैप्लॉइड हो जाता है, स्पर्मेटिड भी हैप्लॉइड हो गया, और इसके बाद स्पर्मियोजेनेसिस का प्रोसेस होगा और स्पर्म की फॉर्मेशन होती है। और फिर स्पर्म कहाँ पे स्टोर रहते हैं, सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल में स्टोर रहते हैं, और इसके बाद फिर वो वासर डिफरेंस के थ्रू या कलेक्टिंग ट्यूब के थ्रू रिलीज किए जाते हैं। अब इसके बाद तो जो आज है हम लोग यहीं पे इस क्लास को एंड कर रहे हैं। आगे फिर इसके बाद में हम लोग कल स्पर्मियोजेनेसिस की बात करेंगे। और हाँ, स्पर्म के बनने में अगर हम ह्यूमन की बात करें तो स्पर्म जो बनते हैं, मैच्योर स्पर्म, इस पूरे प्रोसेस में जितना भी प्रोसेस आपने पढ़ा कि स्पर्म की फॉर्मेशन में 65 डेज लगते हैं, और कुछ वर्टिब्रेट्स में ऐसा देखा गया कि 74 डेज लगते हैं। तो आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर देना है, जहां भी जैसा क्वेश्चन पूछा जाए। तो पूरे स्पर्म को बनने में 65 डेज लगते हैं, ये पूरा प्रोसेस होने में, मतलब प्राइमरी स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म की फॉर्मेशन तक 65